अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। 88 घंटे की जंग जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई वो इतना एस्केलेट कर जाएगी, इतनी आगे बढ़ जाएगी, ग्लोबल कम्युनिटी ने भी ये परसीव नहीं किया था। और साथ साथ अगर पाकिस्तान के जवानों की बात की जाए, पाकिस्तान की एयरफोर्स की बात की जाए या पाकिस्तान की फ़ौज की बात की जाए, सो दे हैव नॉट ओनली सरप्राइज्ड इंडिया बट द इंटायर वर्ल्ड एज़ वेल। उसकी वजह यह है कि अगर आलमी मीडिया की रिपोर्टिंग आप देखें, जिसमें अमरीकी जरीदा नेशनल इंटरेस्ट भी शामिल है, तो कहा यह जा रहा है कि एक आम परसेप्शन ये थी कि इंडियन फोर्सेस डोमिनेट करेंगी पाकिस्तान को, लेकिन इससे बिल्कुल अपोजिट हो गया। जिस तरह से एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब साहब ने कल की ब्रीफिंग में ये कहा कि IAF वर्सेस PAF का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान 6-0 से इसको लीड कर रहा था। और इसके साथ साथ चाहे वो S-400 की मुताद्दिद बैटरीज़ हों या फिर वो डॉग फाइट हो जो कि भारत के पहले हमले के बाद, जिसमें बहावलपुर और दीगर सिटीज़ को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान की रिटेलिएशन में हुआ, और राफेल्स के स्टॉक्स हों बेशक जो कि गिरते हुए दिखाई दिए, और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की सुपीरियॉरिटी भी पूरी दुनिया ने देख ली। इसमें अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने सरप्राइज़ किया अपने एनिमी को तो ये गलत नहीं होगा। और इसके साथ साथ अब अगर आगे के हालात की बात की जाए तो अब ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कि कश्मीर इशू को रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। एक ऐसा मुकदमा जिसको दुनिया की नज़र में कहा जा रहा था आर्टिकल 370 के बाद से वो डेड हॉर्स बन जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने बज़ाते ख़ुद ट्वीट करके उसको दोबारा ज़िंदा कर दिया। और पाकिस्तान की तरफ से एक नया कॉन्फिडेंस भी आपको देखने को मिला जहाँ तक इस डिस्प्यूट का ताल्लुक़ है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर अब भी हिंदुस्तान का ये मौक़िफ़ है कि इसको इन अबेंस रखा जाएगा। बहरहाल जो कशीदा सूरत हाल थी उसमें अमेरिका की सालसी के बाद एक सीज़ फायर जो हुआ है ये कितनी देर तक कंटिन्यू कर सकता है, और इसके साथ साथ इम्प्लिकेशंस क्या होंगे अगर डिप्लोमेटिक चैनल्स खुलते हैं, तो पाकिस्तान को क्या कंटेस्ट करना चाहिए और हिंदुस्तान की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद लोधी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तजिया निगार हैं। जौहर सलीम साहब मौजूद हैं, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नईम साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के ऊपर एक जंग इतनी आगे बढ़ जाए कि मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर या फिर हमारी एयरफील्ड्स के ऊपर या इसके अलावा मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर अगर भारत ने अटैक कर दिया और हमने रिटेलिएट किया, इट वाज़ नर्व क्रशिंग प्रेशर फॉर द इंटायर ग्लोब, क्योंकि हर किसी को ये ख़दशा था कि ये जंग हाथ से ना निकल जाए या फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ना आ जाए। आपको लगता है कि जिस लेवल की एस्केलेशन इस मरतबा हुई है, बेशक हमने उसको डोमिनेट किया, बट दिस हैज़ टू बी थॉट अबाउट बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज़ वेल, कि ये इतना सिंपल मामला नहीं है अगर इंडिया अग्रेसर स्टेट बन के यहाँ आने का प्लान करके एक न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन बनाना चाह रहा है जो उसको नहीं बनाने दिया गया। बट डू यू थिंक कि दिस वाज अ मैसिव एक्सरसाइज चंद घंटों में जो हुई, जिसको स्टडी करना पड़ेगा अब? जी बहुत शुक्रिया। एक तो अल्लाह ताला का शुक्र, अपने मुजाहिदों को सलाम। और ये देखें, इसमें 3 तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुए। पहला कि राफेल जहाज़ पहली दफ़ा दुनिया में कहीं गिराए गए। दूसरा ये कि 48 घंटे के अंदर 100 के करीब ड्रोन्स और मॉडर्न तरीन ड्रोन्स वो गिराए गए। और तीसरा ये कि 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान इतनी हाई इंटेंसिटी की जंग कहीं नहीं देखी गई। तो वो जो आप बात कर रहे हैं वो वाकई काबिल ज़िक्र है। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये इट वॉज स्टिल अ लिमिटेड वॉर। ये हाँ, मिलिट्री इस्तिलाह में ये ऑल आउट जंग नहीं थी, गो के आप हमारे पूरे तूल अर्ज में ये फैली हुई थी और भारत के भी हमने हर जगह को निशाना बनाया। लेकिन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेपन्स के लिहाज से इसमें एयर पावर, ड्रोन्स और रॉकेट्स एंड मिसाइल्स ये मेन वेपनरी थी। साफ ज़ाहिर है कि ज़मीन पे आर्टिलरी वगैरह हुई लेकिन कोई पेशकदमी नहीं थी। और दूसरा नेवल एसेट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, सिवाय इसके कि वो जब डिटेक्ट हुआ उनका एयरक्राफ्ट कैरियर तो वो पीछे चला गया। ठीक। तो ये बात आपने दुरुस्त की। एक तो ये जो लोगों का ख्याल था ना कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वेपनरी में शायद कमज़ोर है उनके मुकाबले में,
लेकिन ये बात समझने की है कि जब आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो तो वो बहुत बड़े इक्वलाइजर हैं, वो बराबर कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि आप ऑल आउट वॉर कर नहीं सकते न्यूक्लियर की वजह से, और लिमिटेड वॉर में छोटे मुल्क को कोई डिसएडवांटेज है नहीं। और जो जज्बा हमने शो किया, जो हमने अपना एतमाद शो किया, जो अग्रेसिवनेस शो की, वो और ये इंटेंसिटी मैं आपको बताऊं, ये ना यूक्रेन में हुई है और ना ये मिडिल ईस्ट में हुई है। मिडिल ईस्ट में ठीक है, कैजुअल्टीज बहुत हैं क्योंकि वो लोग तो परवाह नहीं करते ना, और उन्होंने बहुत ज्यादा वो सीधा पॉपुलेशन के ऊपर करते हैं। लेकिन ये एक यूनिक वॉर है, जिसको आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कई सालों तक पढ़ा जाएगा, इसको एनालाइज किया जाएगा। बाकी आगे आप, चूंकि आपके पास बड़े अच्छे डिप्लोमेट बैठे हैं, आपको पता है कि जो वॉर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, अभी डिप्लोमेसी इसको टेक ओवर करेगी और आगे क्या चलता है ठीक है, उनसे पूछने पर मैं भी आगे अर्ज करूंगा जी। ठीक है, राना एहसान अफजल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर। राना साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये जो सारा एपिसोड हुआ, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ऑब्वियसली दे मस्ट हैव बीन इन हीप्स ऑफ प्रेशर। एक ख़बर भी सामने आई थी गालिबन 7 बजे के करीब, अगर मैं सैटरडे मॉर्निंग की बात करूं, और वो ये थी कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास कन्वीन करने की बात हो रही है। उसका डिनाइल भी बाद में आ गया। बट क्या बता सकते हैं कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो क्या सोच रही थी उस पॉइंट पे, जब ये मैसिव एस्केलेशन हमने देखी, जिसमें नूर खान एयरबेस से ये सब कुछ शुरू हुआ, लाहौर में मुतादिद जगहों पे ब्लास्ट की आवाज़ें आईं, ड्रोन गिराए गए। तो व्हाट वाज दे थिंकिंग बेसिकली उस पॉइंट के ऊपर कि अब क्या तभी राब्ते शुरू हो गए थे, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि पूरी रात हमारे ऑफिशियल्स जो हैं वो मीडिएट करवाने की कोशिश करते रहे हैं, और उसी वक्त पर ये इंटेलिजेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी ने शुरू कर दी थी, या वो इंतज़ार कर रहे थे कि पहले पाकिस्तान का रिस्पांस कैलकुलेट कर लें और उसके बाद में इंटरवीन करें? क्योंकि 2 रोज़ पहले तक जेडी वैंस कह रहे थे ये हमारी जंगी नहीं है, और 2 दिन बाद ऐसा क्या हो गया दैट दे हैड टू जंप इन एंड सेव बोथ द कंट्रीज एज पर देम? नहीं, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। देखिए, पाकिस्तान का स्टांस हमेशा इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मॉरली और एथिकली जो है वो ऊपर ही रहा है इंडिया से। सबसे पहले हमारा ये स्टांस था कि हम किसी किस्म का पहलगाम से हमारा लिंकेज नहीं है, और हम ओपन हैं फॉर ट्रांसपेरेंट, न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। जब उसके बावजूद इंडिया ने प्रोवोक किया और ऑफेंस किया, एग्रेशन दिखाई और हमलावर हुए, उन्होंने सिविलियंस को हिट किया। और जब उन्होंने हमारे सिविलियंस को हिट किया तो उसके जवाब में भी हमने कहा कि हम ये शर्मनाक अमल को जो है वो ना सिर्फ रद्द करते हैं, कंडेम करते हैं, बल्कि हम ये जवाब के अंदर सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि हम उन एरियाज को टारगेट करेंगे जो मिलिट्री एरियाज होंगे। तो तब भी हमने एक मॉरली और एथिकली एक हायर ग्राउंड लिया। और फिर उसके बावजूद जब इंडिया ने दोबारा एग्रेशन की, जिस दिन की आप बात कर रहे हैं उससे पहले, तो बिल्कुल हमारा यही स्टांस था। डिप्लोमेटिकली तो हम इंगेज कर रहे थे और यही मौकफ हम दे रहे थे कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, खित्ते के लिए ये अच्छा नहीं है। लेकिन हमारा ये भी स्टांस बड़ा क्लियर था कि नाउ वी प्रिजर्व अ राइट टू रिस्पॉन्ड, और ये जो राइट हो हमारा है रिस्पॉन्स का, नाइदर विल इट बी कंसिडर्ड एन ऑफेंस, बिकॉज यूनाइटेड चार्टर्ड के मुताबिक ये हमारा एक जवाबी कार्रवाई होनी थी। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि मेरे ख्याल से जहां जेडी वांस का बड़ा ये क्लियर कट बयान आया था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये आपस में एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए और आपस में ये मसला हल करें, तो जब हमारा रिस्पॉन्स आया तो जो हमारा स्टांस था कि जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो दुनिया उसको नोटिस करेगी, तो इसी तरह हुआ कि दुनिया ने नोटिस किया और उनको एहसास हुआ, मेरे ख्याल से इंडिया को भी एहसास हुआ कि जिधर वो हमें चैलेंज कर रहा था एयर कॉम्बैट में, हमने उसको जिद किया, उसको डिफीट दी। वहां जहां ये एक कन्वेंशनल वॉर नहीं थी, अगर आप कारगिल देख लें जो एक ओपन आउट कॉन्फ्लिक्ट एक था, और उसके बाद ये एक इस स्केल के ऊपर फिर दोबारा बहुत लार्ज स्केल तो नहीं, लिमिटेड वॉर जिस तरह ये कह रहे हैं, लेकिन इट वाज अ टेक्नोलॉजिकल एक जंग थी ये। वहां पाकिस्तान ने ट्रायम्फ किया, साइबर अटैक्स किए गए, हमने भी साइबर अटैक्स का जवाबी कार्रवाई की, ड्रोन्स हमने भी भेजे। एयर कॉम्बैट जो थी वो भी कोई डॉग फाइट नहीं थी, इट वाज मोर ऑन रेडार्स और एक टेक्नोलॉजी बेस्ड वो कॉम्बैट थी जिसमें पाकिस्तान को फतह हुई। और इसी तरह जब उनके एयर डिफेंस को भी हमने जिच किया S-400 को, तो मेरे ख्याल से वहां
दैट रैंग द बेल्स ऑल अक्रॉस इंडिया के दिस कैन नॉट कंटिन्यू। और उन्होंने फिर अप्रोच किया अमेरिका को सालिसी के लिए, जिसके साथ हम तो ओवरऑल एंगेज थे दुनिया में डिप्लोमेटिकली कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया और शो ऑफ पावर की तो दिस वाज द मोमेंट मेरे ख्याल से जब द टेबल्स जिसने हम्बल किया। और जो आपने बात की हमने बिल्कुल हम वो खबर निकली थी। और देखें ये तो वैसे भी जब आप एक वॉर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ इट, तो आप अपने जितने भी आप अपनी तैयारी है उसका रिव्यू करते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी दरमियान में निकली थी कि पाकिस्तान अपने जो न्यूक्लियर निज़ाम है उसको रिव्यू करने जा रही थी हुकूमत, लेकिन फिर समझा गया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कोई एब नॉर्मल बात नहीं है कि आप अपनी तैयारी या अपनी प्रेपरेटेडनेस जो है उसको आप रिव्यू करें और देखें चीज़ें जो हैं वो किस तरफ जा रही हैं। तो बिल्कुल न्यूक्लियर इज़ अ डिटरेंस एंड इट हैज़ प्रूव्ड कि अगर पाकिस्तान आज न्यूक्लियर स्टेट ना होता तो ये चीजें जो हैं ये टेबल्स इतनी जल्दी टर्न नहीं होने। बिल्कुल, और ना दुनिया नोटिस करती है, क्योंकि दुनिया का जो निजाम है उसमें आप इजराइल फलस्तीन को देख लें, दुनिया ने जहां कोई प्रैक्टिकली तौर पे कोई इतने बड़े स्टेप्स नहीं लिए, यूक्रेन रशिया की वॉर के अंदर आप देख लें, कोई जो यूनाइटेड नेशंस हो या दुनिया जहां सैंक्शंस लगाए रशिया पे, वहीं बहुत सारे ममालिक ने अपनी ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज बढ़ा दिए। तो दुनिया जो है तभी नोटिस करती है जब व्हेन यू हैव द मसल। बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंस ऑफ पावर उसी से मेंटेन होता है। जौहर साहब, एक चीज़ समझना मुश्किल है दैट अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज एंड इकोनॉमी एज वेल, जो वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द टॉप 3rd इकोनॉमी दुनिया की बन जाएंगे, अगर उसकी इंटरनेशनल आइसोलेशन को देखें तो इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में दे हैड रिलाइड ऑन अमेरिका, लेकिन अमेरिका की तरफ से भी बिल आखिर सीज़ फायर के बाद कश्मीर का जिक्र हो गया, लेकिन उनको सपोर्ट करने की बात नहीं हुई। ऑन द कॉन्ट्ररी दे वर अप अगेंस्ट अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जो कि हमें पता है कि इकोनॉमिकली स्ट्रगल करता रहा है रिसेंट पास्ट में। उसके बावजूद बांग्लादेश की तरफ से बयान आ गया कि अगर आप इन्वेड करेंगे तो हम वेस्टर्न स्टेट्स में चले जाएंगे इंडिया की। आज़रबाईजान की तरफ से सपोर्ट शो कर दी गई, टर्की की तरफ से सपोर्ट शो कर दी गई, और चाइना की तरफ से तो एंडोर्समेंट ही हो गई हमारे मौक़िफ़ की। तो वी हैड 4 to 5 कंट्रीज़ ऑन आवर साइड, और इंडिया ऑन दी अदर हैंड जो कि एक पूरी दुनिया में असलहा मंगवाने का भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक डेस्टिनेशन है। वाई दे वर सो डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड कि किसी ने खुल के उनके लिए बयान तक नहीं दिया? जी आपने सही कहा, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इक़्तिसादी ताकत है और हमारे से 10 गुना बड़ी उनकी इकॉनमी है इस वक्त, और हमारे से कोई 9 गुना बड़ा उनका मिलिट्री बजट है। $85 बिलियन का, हमारा $10 बिलियन से कम है। उसके अलावा भी बहुत सारे फ़र्क हैं। इस वक्त हम एक फाइनेंशियल क्राइसिस से, एक इकनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे, और उनकी इकॉनमी जो उनसी है वो खासा अच्छा परफॉर्म कर रही है कुछ सालों में। फिर ये है कि डिप्लोमेटिकली भी जो है, बिकॉज ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, जो एक वेस्ट की या मगरिब की एक कंटेनमेंट पॉलिसी है चाइना के लिए, उसकी वजह से वेस्टर्न कैपिटल्स में उनकी एक बहुत ज़्यादा इस वक्त आवभगत है। हम देखते हैं अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने वो साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया यूके के साथ। बाकी वेस्टर्न कैपिटल्स में भी मैं सफ़ीर रहा हूँ, जर्मनी में और इटली में और भी जगहों पे मैं देखा, तो वो बहुत ज़्यादा आप उनको एक है जो है ना, उनको एक अहमियत हासिल है जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है दुनिया की, और जो हमारे खिते की जियो स्ट्रेटेजिक्स हैं उसमें भी। तो उस सारे को, और फिर वो बहुत अरसे से एक ये टेररिज्म की बात कर रहे हैं, जिसको कि बेसिकली किसी हद तक वेस्ट भी इंडोर्स पहले करता था, मगरिब भी। लेकिन अभी जब उन्होंने ये बयानिया अपनाया इस बार कि जी पाकिस्तान ने देखें फिर वही टेररिज्म को अपना यूज़ किया है एक अपने टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी के तौर पे, और एक स्टेट स्पॉन्सर हैं टेररिज्म के, तो इस बार वो बयानिया जो है वो इतना फ्लाई नहीं किया। और जौहर साहब कथा कलामी की माजरत, लेकिन जयशंकर साहब का जो स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है, जिसमें वो खासा अग्रेसिवली परसू करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, आपको लगता है वो कॉस्टली साबित हुआ? आज से 3 साल पहले गालिबन राहुल गांधी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक स्पीच करके ये कहा था कि द बिगेस्ट ब्लंडर दैट यू हैव कमिटेड इज़ दैट यू हैव ब्रॉट चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर, कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का इतना फेलियर हुआ कि चीन और पाकिस्तान जो इतना करीब आ गए कि हमें उन दोनों को अब इकट्ठे फेस करना पड़ेगा। डू यू थिंक दैट्स अ फैक्टर कि फॉरेन पॉलिसी फेलियर है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो खैर वो जो जयशंकर का एक हुब्रिस है जिसे कहते हैं, जो उनका गरूर है, एक जो है ना कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड जो है वो बाकी सारे नेबर्स के लिए भी, उसने इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उनके ताल्लुकात आज ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं
बांग्लादेश के साथ भी नहीं है, श्रीलंका के साथ भी नहीं है, नेपाल के साथ भी नहीं है, मालदीव्स के साथ भी नहीं है। तो वो सारे वो जो उनसे ना एक वो बहुत ही ज़्यादा एक जो है कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड के बाकियों को वो हकीर समझते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, इक्वालिटी नहीं देते, तो वो तो है उसका नुकसान। बट जो दूसरी तरफ जो है जहाँ पे वो ये और वेस्ट में भी वो जिस तरह प्रचार करते हैं ना, वो एट टाइम्स लगता है जिस तरह वो लेक्चर कर रहे हैं वेस्ट को। तो जाहिर है कि ये स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी जो उनसे उसको वैसे भी शिकस्त हुई है इस वक्त, तो ये तो बिल्कुल जाहिर है। और फिर उनकी बातें भी देखें, कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा था पाकिस्तान के साथ कि द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग इज ओवर। ये बड़े जुम में कहा था उन्होंने, कुछ महीने पहले की बात है। और उसी स्पीच में उन्होंने फिर बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात को भी इस तरह बयान किया कि जिस तरह वो सारी क्लाइंट स्टेट्स हैं भारत की, वो एक किताब की रोनुमाई की तकरीब थी जिसमें ये सारी बातें हुई, बड़ी मशहूर हुई थी। तो वो चीजें तो हैं सारी जो है। फिर मोदी का अपना भी आप रवैया देखें अभी, बल्कि आज जो है जिस तकरीर के वजह से आप जिक्र कर रहे हैं वो मैंने देखी है, राहुल गांधी की जो 3 साल पहले की तकरीर, उसमें उन्होंने ये जो पॉइंट कहा था कि चाइना और पाकिस्तान को आपने इकट्ठा कर दिया। अब चले वो ब्लंडर जो उनसे उनका मेरे ख्याल कोई मुख्तलिफ होगा। चाइना और पाकिस्तान तो बहुत देर से आप देखें कि बहुत ही करीब है, आयरन फ्रेंड्स भी हैं, हम ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर भी हैं। तो वो शायद मेरे ख्याल राहुल का ये ख्याल कि वो अब चाइना पाकिस्तान सिर्फ अभी करीब आए हैं, वो कोई इतना ज्यादा दुरुस्त नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तो पिछले 10, 20, 30 साल से आप समझते हैं कि जो स्टाइल ऑफ बहुत ही ज्यादा करीबी ताल्लुकात है। इसकी कॉस्ट जो है वो हिंदुस्तान ने पे की। एक ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद नईम साहब से पूछेंगे कि ये जो अमेरिकन मीडिएशन हुई है, इसमें इतना जल्दी स्विफ्टली अमेरिका का स्टांस कैसे चेंज हो गया आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। पाक भारत कशीदगी के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है। नईम साहब, इससे पहले कि अमेरिका की तरफ से जो एक स्टांस चेंज हुआ उसकी मैं बात करूं, ये आपको लगता है कि जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो दरअसल चाइनीज़ टेक्नोलॉजी भी था, और एक लिहाज से ये एक टेस्टिंग फेज़ था पूरी दुनिया के लिए मिलिट्री हार्डवेयर की अगर सेंस में देखा जाए, या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी वर्सेस द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें सुपीरियॉरिटी अल्टीमेटली हमने देखा कि चाहे वो J-10s हों या PL-15 हो, जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की सुपीरियॉरिटी है वही डिसाइडिंग फैक्टर बना। और उसके अलावा जिस तरह कल औरंगज़ेब साहब ने बात की कि राफेल्स भी बुरी टेक्नोलॉजी नहीं है, बट इट डिपेंड्स कि आपके पायलट्स ट्रेंड किस तरह से हुए हैं। जी, मेरा ख्याल ये जो आखिरी बात की आपने यही इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन सबसे बड़ा रोल हमारे अपने लोगों की जुर्रत, शुजात और ट्रेनिंग का है। देखिए, हम वैसे तो नॉर्मली कहते रहते हैं ना कि अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह तभी बेहतर करता है, अल्लाह तभी खैर करता है अगर आपने तमाम अपने ज़राए इस्तेमाल करके अपने आप को तैयार कर लिया हो, अच्छा इक्विपमेंट आपके पास हो, अच्छी ट्रेनिंग आपके पास हो। तो मैं इसको 50-50 कहूँगा कि ठीक है, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का ज़रूर इसमें रोल था, लेकिन हम अपने मुजाहिदों के रोल को डिमिनिश नहीं कर सकते। बेसिकली उनका बहुत बड़ा रोल था जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। और इसी के सिलसिले में मैं आपको एक बात आगे बढ़ा दूं, वो आपका अगला सवाल भी थोड़ा सा कवर हो जाएगा कि देखिए, दुनिया में अभी आजकल अखलाकियात का फ्रेमवर्क तो टूट फूट का शिकार है, कानून का फ्रेमवर्क टूट फूट का शिकार है। आपको पता है कि ईस्टर्न यूरोप और में रशिया है, सेंट्रल एशिया में उनका हेजेमनी है एक किस्म की, यूक्रेन वॉर में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। वेस्ट और अमेरिका ने मिलकर और कुछ अफ्रीका और कुछ अपने मिडल ईस्ट में अपना रोब जमाया हुआ है। अब यहाँ पर ये काम हिंदुस्तान के जिम्मे था कि इस इलाके का वो पुलिसमैन भी बने और चाइना के खिलाफ जो है वो खड़ा भी हो उनकी हेजेमनी। तो ये तीसरा जो कोना था पूरे एक पैराडाइम का, वो टूट गया। तो अब वो जो बात कर रहे थे ना कि भी क्यों ट्रंप ने ये क्यों हमें जब बात ये हुई कि जब वो पैराडाइम टूटा, वो डिजाइन टूटा, तो एकदम पाकिस्तान उभर के सामने आ गया। क्योंकि आप देखें कि साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, यहाँ पर जो एक नई चीज अभी बनेगी, चीन और रूस और पाकिस्तान और टर्की और सेंट्रल एशिया, ये सारा कुछ तो एक नई चीज का दुनिया जो है ना मेरे भाई, दो ही बातें समझती है, या तो आप किसी को फायदा पहुंचाने की पोजीशन में हो या आप किसी को नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में हो। तो वो एक इसकी वजह से एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें थोड़ी सी, कि इसकी डिटेल में हम नहीं जाते कि हिंदुस्तान ने क्या खोया। साफ ज़ाहिर है उन्होंने
अपना इखलाकी मेयार भी खोया, उन्होंने अपना कानूनी और पॉलिटिकल मेयार भी खोया, और मिलिट्री भी बड़े तरीके से वो पिट गए। पाकिस्तान को दो बड़े सबक इससे सीखने चाहिए मेरे अपने ख्याल में। अच्छा। नंबर एक, बयानिया एक बहुत था कि हम कोई कौम नहीं है, हम किसी काम के लोग नहीं है, हमारे घुटने लगे हुए हैं, हमारी जो छोटी सी भी कोई बुराई होती थी उसको बड़ा एक्सपेंड करके पेश करता था सोशल मीडिया, और हिंदुस्तान की छोटी सी अच्छाई को बहुत करता था। तो एक तो मेरे जो नौजवानों के लिए पैगाम है कि बच्चों, ये जिन लोगों ने ये काम किया है आप ही के मोहल्ले, आप ही के शहरों और आप ही के गांव के रहने वाले हैं। तो अगर ये एक नंबर 1 या टॉप की आर्मीज में हो सकती है हमारे अफवाज, तो बाकी हमारे शोबे क्यों वहां तक नहीं पहुंच सकते? ये तो एक सबक है जो मेरा ख्याल है देखना चाहिए। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं कि बड़ा एक बयानिया था कि सारा बजट तो फौज खा जाती है। वो 18 यानी 18 को 80% कहते थे, 80 कि हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं। तो अब वो खुद ही फैसला कर ले कि जो पैसे उनको दिए थे क्या उन्होंने जेब में डाल लिए, करप्शन में डाल दिए, या उनकी हिफाजत के लिए सही इक्विपमेंट लेकर ट्रेनिंग करके किए। तो ये सबक हमें मेरा ख्याल है याद, बिल्कुल ये टेक अवेज होने चाहिए। राना एहसान साहब, CNN की तरफ से मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था जिसमें यह लिखा हुआ था कि JD वैंस ने जब एक डिस्टर्बिंग या फिर अलार्मिंग इंटेलिजेंस रिपोर्ट उनको मिली तो फिर ट्रंप को उन्होंने परसुएड किया कि आप हिंदुस्तान से बात करें, और फिर इंडिया को ये कहा गया कि आप डायलॉग का रास्ता दोबारा से खोलिए। ये CNN की स्टोरी है, इट्स नॉट पाकिस्तानी मीडिया और द इंडियन मीडिया, बिकॉज वी आर पार्टी टू द ऑफेंस। ऐसे ही आपको लगता है हुआ होगा? एंड व्हाट कुड दैट डिस्टर्बिंग और अलार्मिंग इंटेलिजेंस बी? हमारा मौक़िफ़ तो इसमें क्लियर है, जो हमारा रिस्पांस था, और मुझे है आइडिया जिस स्टोरी की आप बात करें, लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान के रिस्पांस के बाद जो है ये चीज़ें टेबल्स टर्न हुए। तो दैट वाज द जो डिसाइसिव मोमेंट थी वो पाकिस्तान का रिस्पांस था, और जो उसके पीछे प्लानिंग थी, और जो मिलिट्री टारगेट्स हमने टेक आउट किए, और उसी दिन हमने जो साइबर अटैक्स हैं वो भी हमारे लॉन्च हुए थे, ड्रोन्स भी हमारे दिल्ली पहुंचे हुए थे, और वो एक डिसाइसिव फैक्टर था कि चीज़ें जो हैं वो टर्न अराउंड हुई। मैं नहीं समझता कि कोई इस पे कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है कि कोई ऐसा टारगेट हिट हुआ कि आपके कोई और मामला की तरफ जा रहा था। तो ये दिस इज द रियलिटी। देखें, बात ये है कि टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे हमने मात दी इंडिया को, और जब हमारा रिस्पांस आया तो इंडिया को ये नहीं समझ आई कि इस तरह का भी रिस्पांस हो सकता है कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी तबाह हो जाएगा, और जिधर हमने हिट किया। तो ये देखें, ऑल दीज, ये जितने ये मिसाइल टेक्नोलॉजी, अभी तो हम ये फातेह और बाबर के ऊपर थे। जो शाहीन 3 है वो तो इंडिया की टोटल जो बॉर्डर एरिया है, जो ईस्टर्न बॉर्डर है, उस तक भी पहुंच सकता है। तो डेफिनेटली जब आप न्यूक्लियर ममालिक होते हैं और इस तरह की टेक्नोलॉजिकल आपके पास चीजें हों, तो फिर और आप बराबरी से बढ़ के, हम तो यानी कि आप कह लें कि वी कुड मैच इंडिया, बल्कि उससे एक स्टेप ऊपर, एक नॉट ऊपर हम जा सकते थे। ये कह रहे हैं कि जो S-400 का डैमेज था, दैट कंपेल्ड देम टू टॉक। बिल्कुल, एंड द टारगेट्स वी हिट, हमारा जो ऑपरेशन था और जो हमने टारगेट सिलेक्ट किए, दैट इज व्हाट टर्न थिंग अराउंड। ठीक है जौहर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये मैं देख रहा था जो उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो AK भारती उनके DG एयर मार्शल हैं, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तानी फ़ौज पे अटैक नहीं किया, हमने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया, हमने तो जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनके जो हाइड आउट्स थे उनको टारगेट करना था सिर्फ। ये क्या नाइव हैं या एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे इस बात को कि सॉवरेनिटी भी कोई चीज़ होती है, उसकी भी कोई डेफिनेशन होती है। इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क कि आप कहीं भी जाएंगे और आप कहेंगे ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, हम तो ये अचीव करने आए हैं, लेकिन सॉवरेनिटी आपकी हमने ब्रीच नहीं की। व्हाट काइंड ऑफ अ नैरेटिव इज़ दिस? हाँ जी, ये एक बहुत ही अजीब बयानिया है, क्योंकि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है, जब आप किसी मुल्क पे अटैक करते हैं, उसके किसी हिस्से पे भी, तो आप उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वायलेट करते हैं, उसकी सॉवरेनिटी वायलेट करते हैं, आप इंटरनेशनल लॉज सारी वायलेट करते हैं, आप इन्वेड करते हैं। अच्छा, इस पे जो आपने ये बात की, उस पर अभी मोदी की अगर आपने तकरीर देखी हो, तो मोदी ने भी एक बड़ी अजीब सी बात की है। मोदी ने ये कहा उस तकरीर में कि जी जब हमने उन ठिकानों पे हमला किया तो बजाय इसके कि पाकिस्तान हमारा साथ देता, उन्होंने हम पे हमला कर दिया। अब देखें ये कैसी बेवकूफ़ी की तौजीह है, मतलब बेवकूफ़ी की बात है
कि जी मतलब कि कोई मुल्क अपने ही मुल्क पे हमला करेगा, तो वो उनका मंतक तो बिल्कुल निराला होता है। असल में वो पूरा एक बयानिया बना रहे थे, और वो बयानिया यही था कि जी पाकिस्तान जो है वो अब ये जो है टेररिज्म को एक टूल के तौर पर यूज़ करता है, और ये बहुत सालों से बना रहे थे। इस बार भी उन्होंने कोशिश की इसकी, लेकिन इस बार ये इतना बिका नहीं। बहुत से मुल्कों को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, वो एविडेंस मांगते थे, बेशक वो सफ़ीर थे वहाँ पे, बेशक वो दूसरे मुल्कों के हाई ऑफिशियल्स थे, फॉरेन मिनिस्टर्स थे। जब इंडिया को ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सका, तो फिर उनके ऊपर जोर सिर्फ ये पड़ा था कि जी आप रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें, आप जो है उसकी जो है बर्दाश्त थोड़ी सी पैदा करके जंग से के तरफ ना जाएं, इस पूरे खित्ते को इतनी खतरनाक उस सूरत हाल में मत धकेलें। वो भी उन्होंने नहीं सुना। जो है वो भी उसको सारे इंटरनेशनल प्रेशर जो था, इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक प्रेशर था, उसको वायलेट करके उसको जो है ना उसकी बिल्कुल उन्होंने ब्लेटेंट उसको जो है ना रिजेक्ट करके तो पाकिस्तान पे एक एग्रेशन किया। जब उसका जवाब आया एक बहुत ही ज्यादा एडिक्वेट और बिफिटिंग, तो फिर उनको पता चला कि जी पाकिस्तान की सिर्फ न्यूक्लियर एबिलिटी पे नहीं खड़ा पाकिस्तान की कन्वेंशनल डिटरेंस भी कायम है। और ये एक अहम बात है कि पाकिस्तान ने री एस्टैब्लिश की है अपनी कन्वेंशनल कन्वेंशनल तरीके बारे में इंडिया को ये गलतफहमी हो गई थी। जब पाकिस्तान ने पुशबैक दिया तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो मजबूर हुए बातचीत के ऊपर। एक ब्रेक शांगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद वे फॉरवर्ड क्या होगा दोनों ममालिक की मीडिएशन में, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नईम साहब, कल मैं देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया की ये हेडलाइन थी कि फ़िलवक्त ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको अभी भी हम इन प्लेस समझते हैं और ये एक टेम्पररी ब्रेक है। और आज नरेंद्र मोदी का जो खिताब था, उन्होंने ये कहा कि अभी सस्पेंड किए हैं ऑपरेशन हमने, आगे जो होगा वो पाकिस्तान के एक्शंस पे डिपेंड करता है। आपको लगता है कि ये दोबारा से जो अग्रेशन है ये रीइनिशिएट करने की बेवकूफ़ी भी की जा सकती है, और इज़ इट ओवर नाउ फॉर इंडिया? देखिए, बात यह है कि जो पहले 2 दिन के ऑपरेशन थे, जब उनके जहाज़ गिराए और हमने इतने ड्रोन गिराए, बल्कि 3 दिन के, क्योंकि 2 दिन तक ड्रोन वॉरफेयर चलती रही, उसमें भी हमने डिटरेंस तो इस्टेब्लिश कर ली थी, लेकिन वो थी डिटरेंस बाय डिनाइल, ज़रा कमज़ोर डिटरेंस के। वो जो करना चाह रहे थे हमने उनको करने नहीं दिया। लेकिन जो हमने फिर चौथे दिन काम किया, दैट वाज डिटरेंस बाय पनिशमेंट, कि हमने सिक्का बंद डिटरेंस कायम कर दी कि वी कैन पनिश यू अगर आपने किया। तो मेरा ख्याल है कि डिटरेंस अभी इन प्लेस है, रीस्टैब्लिश हो गई है। तो ये उनकी सारी, हाँ, ये आप जैसे आपने कहा मजीद अपनी जिल्लत करवाना चाहें तो फिर उसका तो हमारे पास कोई हल नहीं है। आप वे फॉरवर्ड की बात कर रहे थे, तो मैं ये कहूँगा कि देखें, वे फॉरवर्ड ये है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को समझें कि वो न्यूक्लियर पावर्स हैं, और जंग हम आपस में एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा सकते जंग करके, वरना बड़ी तबाही जैसे अभी भी बच गई है, बाल बची है, हम बड़ी तबाही तक जा सकते थे। और इसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ हम बातचीत पर जो ही आमादा होते हैं, बातचीत हमने कश्मीर पे करनी है, जो कि मेन मसला है। अब वो वाटर का पॉइंट भी है, और तीसरा जो हमारे खिलाफ ये जो बलूचिस्तान और इधर जो हमारा खून बातें हैं, पर ये कर लें, और मेरा ख्याल फिर नॉर्मलाइज करें अपने ताल्लुकात, नॉर्मलाइज करें, ये और डिप्लोमेटिक रिलेशन भी कायम करें, तजारुत भी करें, सब कुछ करें। जी सही। राना साहब, आपकी तरफ आऊँगा, किन मौजूआत पे बात होनी चाहिए और आपके नज़दीक, अगर जिस तरह जेडी वैंस ने कहा कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर बातचीत होगी, अगर होती है, पाकिस्तान की हुकूमत किन टॉकिंग पॉइंट्स को उठाएगी इंडिया के सामने? देखिए, डेफिनेटली हमारे लिए तो सबसे बड़ा टॉपिक पानी का है, फिर कश्मीर है। कश्मीर और पानी, ये 2 टॉपिक्स हैं, और हम तो समझते हैं कि रीजन में अगर पीस आएगा तो उससे बेहतरी आएगी। तो मैं ये समझता हूं कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान कि वो अपनी कम्युनिकेशन बहाल करे और मामलात को बेहतर करे। चैलेंज जो मोदी के लिए इस वक्त है, जो आपका पहला सवाल था, वो यही है कि फेस सेविंग कैसे करनी है, और जो उनको एक मात पड़ी है, जो उनको नुकसान हुआ है, उसको किस तरीके से पब्लिक, क्योंकि जिस तरह की पब्लिक एक्सपेक्टेशन उन्होंने बनाई हुई थी, वॉर हिस्टीरिया किया हुआ था, अब उससे रिवर्सल कैसे करना है। तो मोदी का ये चैलेंज है, जो उसका डोमेस्टिक चैलेंज है। लेकिन अगर मोदी अकल समझे या कोई अकल की बात करना चाहे, तो वो ये होगा कि अगर रीजन में पीस की तरफ हम बढ़े तो मेरे ख्याल से बोथ कंट्रीज हैव टू गेन, उसमें बड़ा फायदा होगा, ना सिर्फ दोनों मुल्कों को फायदा होगा बल्कि खित्ते में फायदा। सही। जौहर साहब, डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन हो सकती है, आपको लगता है, जो कि ज़रूरी भी है इतने एग्रेशन के बाद, या आपको लगता है कि इंडिया का वही स्टांस बरकरार रहेगा और ये टॉक्स जो होंगी ये फ्यूटाइल होंगी शॉर्टली?
देखिए, आपने सबसे पहले आपने कहा था वे फॉरवर्ड क्या है, तो वे फॉरवर्ड तो वही है कि पीसफुल जो है ना डायलॉग के थ्रू जो है ना रेजोल्यूशन ऑफ ऑल डिस्प्यूट्स एंड इश्यूज, तो ये होना चाहिए। अब अभी जो बात हो रही है मुज़ाकरात की, अगर हिंदुस्तान उसमें एक नेक नियति से आए तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए दोनों मुल्कों को कि उसमें ये करें कि जो भी उन्होंने एक्शंस लिए हैं 22 अप्रैल के बाद जो इंडिया ने शुरू किए थे, उनकी वो शरंगेज किस्म के एक्शंस थे कि ये सिंतास मुआहदा सस्पेंड किया या ओबेंस में किया, और जो बाकी सारे थे वो विड्रॉ करें, जो हमने फिर उसके बाद लिए हम विड्रॉ कर लें, और उसके बाद फिर एक जो डायलॉग है ना कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग एक दोनों मुल्कों के दरमियान इंस्टीट्यूट हो जिसमें कि तमाम तनाज़ात उसमें सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग इज द सोल्यूशन। वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, नईम साहब, जौहर सलीम साहब मौजूद थे। शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता कुछ दिनों में भारत की तरफ से जो जारियत की गई उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया, अपनी सरज़मीन का दिफा पाकिस्तान ने किया, लेकिन इसके बावजूद अगर ये कहा जाए कि मुस्तक़बिल में हमेशा ये सूरत हाल इसी तरह चलती रहेगी और दोनों तरफ पर जो आवाम मौजूद हैं, जो इंसान मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आ सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और नफ़रत का व्यापार करना भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर हम ये सोचें कि लॉन्ग टर्म में दोनों अक़वाम के ये मफाद में है कि एक दूसरे से लड़ते रहें या एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाएं या एक दूसरे के सरज़मीन के ऊपर जाके उनके इंसानों की ज़िंदगियां छीनने की बात करें, तो इसमें किसी का भला नहीं है। इन्हीं जज्बात की अक्कासी चंद अशार से होती है जो कि रहमान फ़ारिस ने लिखे, और वो कुछ यूँ हैं कि बहुत से काम रहते हैं तुम्हारे भी हमारे भी, करोड़ों लोग भूखे हैं तुम्हारे भी और हमारे भी, खिलौनों वाली उम्रों में इन्हें हम मौत क्यों बांटें, बड़े मासूम बच्चे हैं तुम्हारे भी हमारे भी, पड़ोसी यार जाने दो हंसों और मुस्कुराने दो, मुसलसल अश्क बहते हैं तुम्हारे भी हमारे भी। भला इकबाल और गालिब का कहाँ बंटवारा मुमकिन है कि ये सांझे असासे हैं तुम्हारे भी हमारे भी। अगर नफ़रत ज़रूरी है तो सरहद पर इकट्ठे क्यों, परिंदे दाना चुगते हैं तुम्हारे भी हमारे भी। चलो मिलकर लड़े हम तुम जहालत और गुर्बत से, बहुत सपने अधूरे हैं तुम्हारे भी हमारे भी। संभाले उनको मिलजुल कर सिखाएं फ़न मोहब्बत का, बहुत जोशीले लड़के हैं तुम्हारे भी हमारे भी। इधर लाहौर उधर दिल्ली कहाँ जाएंगे हम फ़ारिस, यही दो चार कस्बे हैं तुम्हारे भी हमारे भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।